देख रहे थे। जैसे अकबर के काल को किसका स्वर्णयुग कहा जाता है, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां के काल को कहा जाता है, और जहांगीर के काल को चित्रकला का। ठीक है, तो उसमें हम लोग शाहजहां देख रहे थे, शाहजहां द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण बिल्डिंग देख रहे थे कल हम लोग। ठीक है, एक तो दिल्ली का लाल किला, वीडियो देखना फ्रेश आना चाहिए। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, एक दिल्ली का लाल किला बनवाया। ठीक है, ताजमहल बनवाता है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में ताजमहल है। ठीक है, इसको बनाया कौन? कौन? हाँ, कौन बनाया? मिस्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी। याद नहीं रह रहा है? दिल्ली का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, और आगरा का मोती मस्जिद। आगरा में एक मोती मस्जिद भी है, आगरा मोती मस्जिद। 3-4 चीजें। तो ताजमहल बनवाता है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद। वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? ठीक है, जो ताजमहल जिस चीज से जो प्रेरित हुआ था वो इसके पिता का मकबरा था, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? उनकी बेगम हाजी। हाँ, हुमायूं का उनकी बेगम बनवाई थी, हाजी बेगम। कौन बेगम का नाम क्या था? हाजी बेगम। ठीक है, तो हुमायूं का जो मकबरा था इसी को देख के ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया गया था। इसीलिए ताजमहल का पूर्णवर्ती इसी को माना जाता है। ठीक है, पूर्ववर्ती, ताजमहल का पूर्ववर्ती। वीडियो में फ्रेश आता है तो पूछेगा ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? हुमायूं के मकबरा का। ठीक है, इसका जो हुमायूं का जो मकबरा है कुछ ताजमहल जैसा ही ऐसा कुछ बनाया गया था छोटा में, तो उसी को देखते हुए ताजमहल का निर्माण किया गया। ठीक है, अब इसका जो बेटा होता है इसका जो बेटा होगा, एक तो दारा शिकोह होगा, हुमायूं का बेटा, शाहजहां का बेटा दारा शिकोह हो जाएगा। ठीक है, और औरंगजेब, दारा शिकोह और औरंगजेब हो जाएगा। और भी इसके बेटे रहते हैं, लेकिन दारा शिकोह जो होता है सबसे बड़ा बेटा रहता है। ठीक है, दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा रहता है, लेकिन ये औरंगजेब सबसे छोटा होता है। लेकिन ये बहुत कुशल रहता है, किसी युद्ध में जाता है तो हार के ही नहीं आता है। जिस युद्ध में जाता है उस युद्ध को ये जीतता है औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब बोलता है कि मतलब ऐसे देखा जाए तो राजा तो औरंगजेब दारा शिकोह को बनना चाहिए क्योंकि ये बड़ा बेटा है, लेकिन औरंगजेब बोलता है ऐसे नहीं होगा। जब युद्ध सब हम जीत के आ रहे हैं, कामयाब पर्सन हम हैं, तो हमको गद्दी मिलना चाहिए। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन। हाँ, कल का वीडियो देखिए, डाले थे जो मयूर सिंहासन शाहजहां बनवाया था, नहीं बताया है? तो कैसे याद नहीं रह रहा है तुमको? क्वेश्चन पूछेगा या में तो मुंह बांधेगी। तो औरंगजेब दारा शिकोह से 2-3 युद्ध लड़ेगा। युद्ध लड़ने के बाद सारे युद्ध में औरंगजेब विजयी रहता है। कौन कौन युद्ध? एक तो लड़ेगा धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, और एक देवराई का युद्ध लड़ेगा, देवराई का युद्ध। ठीक है, 58-59 कब लड़ेगा? 1658, 1659। ठीक है, धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। इसके बीच होगा दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होगा। नहीं फ्रेश आ रहा है? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होगा तीनों युद्ध, और तीनों युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है, तीनों युद्ध में औरंगजेब जीत जाएगा। औरंगजेब जब जीत जाएगा, फिर भी इसके जो पिता रहते हैं शाहजहां,
वो हुमायूं को क्या करेंगे, दारा शिकोह को क्या करेंगे, राजा बनाने के बारे में सोचेंगे। एट लास्ट औरंगजेब अपने पिता को ही बंदी बना देता है, इनको बंदी बना के एक बंद कमरे में इनको रख देता है। बाद में बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ऐसा जगह ले चलो जहाँ से मेरा द्वारा बनाया गया ताजमहल हमको दिखे, ठीक है। तो आगरा का लाल किला है, ठीक है, एक आगरा में भी लाल किला है, जैसे दिल्ली का लाल किला है ना, तो आगरा का भी एक लाल किला है। जैसे ये जो नदी है, ये आगरा में नदी है, ठीक है, जमुना नदी है, यहाँ पे ताजमहल है और यहाँ पे लाल किला, आगरा का लाल किला। तो यहाँ से पूरा दिखता है, यहाँ से दिख सकता है, ठीक है, दोनों दिखता है। तो ये जो औरंगजेब रहता है अपने पिता को यहीं पे एक कमरे में बंद कर देता है, एक छोटा सा खिड़की देता है और वही खिड़की से ये देखते हैं अपने द्वारा बनाया गया ताजमहल को, ठीक है। अपने पिता को ही क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये राजा बनता है, कौन, औरंगजेब। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब औरंगजेब जब गद्दी पर जब बैठेगा तो कुछ वो काम करेगा, ठीक है। कुछ इसका मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि इसका पीरियड 1707 तक चला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में इसका पीरियड चला जाता है, ठीक है। उसमें पहले देखते हैं क्या क्या काम करेगा। ये इस्लाम का कट्टर रहता है औरंगजेब, ठीक है, इस्लाम का कट्टर रहता है, ठीक है। तो सिखों के जो 9वें गुरु होते हैं, 9वें गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। 5वें गुरु कौन थे सिखों के, जहांगीर किसको मरवाया था, नहीं पढ़ी है, कल ने सब बताए थे। तो वीडियो ने यहाँ पे तुम नहीं पढ़ी है, वीडियो देखेगी तभी तुमको याद रहेगा। यहाँ पे खाली ताकने आती है। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, वीडियो फ्रेश आ रहा है। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब मरवा दिया था। तो 2 इंपॉर्टेंट है, 5वां एक 9। 5वां को जहांगीर मरवाया था खुसरो का सहायता करने के लिए, और 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब मरवा देता है, ठीक है। औरंगजेब बीवी का मकबरा भी बनवाता है, बीवी का मकबरा कहाँ बनवाएगा, ये बनवाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एक बिहार में भी औरंगाबाद है, एक महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनाता है, इसको ब्लैक ताजमहल कहा जाता है, ब्लैक काला ताजमहल, ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक ताजमहल कहा जाता है, ये ब्लैक संगमरमर से बना था। जो आगरा में जो बना है ताजमहल वो व्हाइट संगमरमर से बना है, ये जो बना है ब्लैक संगमरमर से बना है, वो बहुत ताजमहल जैसा ही है। तो बीवी का मकबरा अपने बीवी के याद में औरंगजेब बनवाता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और इसको ब्लैक ताजमहल कहा गया। औरंगाबाद नाम इसीलिए औरंगजेब के नाम पे ही औरंगाबाद नाम पड़ा, ठीक है। इसको ब्लैक ताजमहल या ताजमहल की भद्दी निकासी भी कहा जाता है, ताजमहल की भद्दी निकासी, भद्दी निकासी, ठीक है, मतलब अच्छे से निकासी नहीं किया गया, भद्दा निकासी किया गया। तो बीवी का मकबरा बनाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ब्लैक ताजमहल कहा गया उसको, और ताजमहल की भद्दी निकासी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछे कि किस मुगल शासक में सबसे अधिक हिंदू अधिकारी थे, तो औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू अधिकारी थे। इसको भी लिख लेना, जितना बोल रहे हैं वो सब कॉपी में लिखा होना चाहिए, लिखेंगे नहीं सब। सबसे अधिक जो
हिंदू अधिकारी होते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे अधिक हिंदू अधिकारी होते हैं। ठीक है। इसका एक डॉक्टर था फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है। औरंगजेब का डॉक्टर कौन था? फ्रांसिस बर्नियर था। ठीक है। यहाँ पे औरंगजेब का कहानी खत्म हो जाता है। अब आते हैं मुगल कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था मतलब राजपाट चलाने की व्यवस्था। क्या? फ्रेश बोलो। राजपाट चलाने की व्यवस्था। अर्थव्यवस्था में राजपाट चलाने की व्यवस्था होता है। तो कोई नहीं बताया? बता जब सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे थे तो बता। कहा नहीं तुमको पता है फिर? बीस से बताना पड़ रहा है तुमको एक चीज। अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? फ्रेश बोलना दो यार। दूसरे से थोड़े बताया जाएगा कोई चीज तुमको। हर दिन एक ही चीज को थोड़े बताया जाएगा। जैसे तो 5 साल तुम सिलेबस में लगा देगी, 10 दिन का सिलेबस 50 दिन में खत्म हो रहा है, तुम 10 दिन का सिलेबस 500 साल लगा देगी तुम खत्म करने में। याद हो नहीं रहा है तुमसे? कहा नहीं याद करती है रे तुम? लगानहीन जो भूमि था जिस पर टैक्स नहीं लगता था उसको मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है। वैसा भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगे उसको मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है। जो सूबेदार होता था वो प्रांतों में शांति स्थापित करता था। ठीक है। कोतवाल होता था वो नगर का प्रधान होता था। ठीक है। अब शाहजहां ने चकला नामक नई इकाई स्थापित की। जैसे हर गांव में कहीं ना कहीं चकला नाम का एक जगह होता है, वो शाहजहां द्वारा बनाया गया एक नई व्यवस्था थी। ठीक है। वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक है। वो हर गांव हर कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है। एक होता है खालसा भूमि। खालसा भूमि। एक होता है जागीर भूमि। जागीर भूमि। एक होता है मदद ए मास। मदद ए मास। ठीक है। जो खालसा भूमि था ये बादशाह के नियंत्रण में रहता था। बादशाह के नियंत्रण में जागीर भूमि था। जागीर भूमि किसी को जागीर में दिया गया हो, फ्री में जिसको दिया गया हो। मतलब मान लीजिए कि कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा है तो उसको फ्री में जमीन दे दिए तो उसी को जागीर नहीं बोला, किसी का बाप का जागीर नहीं है। ठीक है। तो जागीर मतलब किसी को फ्री में दिया गया हो। मदद ए मास मतलब ऐसा भूमि जिसका भी भूमि हो उस पर टैक्स नहीं लिया जाता हो। ठीक है। उसको मदद ए मास, मदद किया गया उसमें, यानी उसको टैक्स नहीं लिया जाएगा तो उसको मदद ए मास कहा गया। धर्मशाला नामक बंदोबस्त कब स्टार्ट किया गया था? 10 साल। कौन स्टार्ट किया था? शेरशाह सूरी। धर्मशाला शेरशाह सूरी स्टार्ट किया था। 10 साल शेरशाह सूरी लाया था लेकिन अकबर पूरा किया। अकबर के समय कौन था उसका अधिकारी था धर्मशाला का? टोडर। कब आया था? कब आया था? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? टोडरमल धर्मशाला लाया था। ठीक है। जो उसके समय में भी था, शेरशाह सूरी के समय में भी था और अकबर के समय में भी था, इसलिए धर्मशाला भूमि को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। पूछ सकता है टोडरमल बंदोबस्त कब स्टार्ट हुआ था? तो 1580। या धर्मशाला कब स्टार्ट हुआ था? 1580। इसको टोडरमल धर्मशाला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। टोडरमल वीडियो फ्रेश आ रहा है? बंदोबस्त कहा गया। धर्मशाला को क्या कहा गया? टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। ठीक है।
अब इसमें कुछ भूमि थी और भी भूमि थी जिसको अलग अलग से टैक्स किया जाता था। एक हो गया तुम्हारा पूलज भूमि, पूलज भूमि, पूलज भूमि, परती भूमि, परती भूमि हो गया, चाचर भूमि, चाचर भूमि, और एक हो गया बंजर भूमि, बंजर भूमि। अब अलग अलग भूमि पे 10 साल जो बंदोबस्त आया उसमें अलग अलग भूमि पे अलग अलग सा टैक्स लगा। ठीक है, पूलज भूमि में मतलब हर साल इसमें खेती होता है, उसको पूलज भूमि कहा गया। ठीक है, हर साल खेती, साल में 2 बार खेती होता है, एक रबी का एक खरीफ का। फसल 2 होता है, एक रबी होता है एक खरीफ होता है। ठीक है, एक ठंडा में बोया जाता है, एक गर्मी में बोया जाता है। ठीक है, तो उसको पूलज भूमि कहा गया जिसमें साल में 2 बार खेती होता है। ठीक है, परती की बात करें यानी 1 या 2 साल के अंतराल पे इसमें खेती होता है, 1 या 2 साल के अंतराल पे, अंतराल पे। ऐसे गाँव में परती छोड़ दिए यानी 1-2 साल उसको परती छोड़ दिए, फिर वो 2 साल बाद फिर उसको जोतवाया, फिर उसमें खेती करना स्टार्ट कर दिए, फिर 2 साल खेती किए, फिर उसको परती छोड़ दिए। ऐसा परती छोड़ा जाता है जिसमें उपज की मात्रा बढ़ जाती है। परती छोड़ने पर क्या होगा, उपज की मात्रा बढ़ जाती है, उसको परती भूमि कहा जाता है। चाचर भूमि 3 या 4 साल के अंतराल पे इसमें खेती होता है, 3-4 साल छोड़ दिए फिर उस पर खेती किए। बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं होता है, बंजर पड़ा हुआ है जिस पर खेती नहीं होता है। ठीक है, जैसे चेवर उवर जो हो गया, चेवर को चाचर भूमि कहा जाता है, चेवर को ही चाचर भूमि कहा जाता है। ठीक है, 3 या 4 साल के अंतराल पर उसमें खेती होता है। बंजर भूमि जिसको कभी खेती नहीं हो, खेती लायक को जमीन नहीं है, उसको बंजर भूमि कहा गया। तो पूलज, परती, चाचर और बंजर ये 4 प्रकार की 10 साला बंदोबस्त में 4 प्रकार का भूमि को देखा गया। जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? जब्ती प्रणाली जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई थी, बताया था, अकबर पढ़ा रहे थे तो टोडरमल ने किया था। ठीक है, नक्श प्रणाली भी आई। नक्श प्रणाली में जितना आपका उपज होता है उसका आधा रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ता था, ये भी अकबर के समय में शुरू हुआ। और एक पूछता अफीम की खेती, अफीम की खेती कहाँ होता था? बिहार में होता था। कहाँ होता था? अफीम की खेती कहाँ होता था? बिहार में होता था। अफीम की खेती कहाँ होता था? बिहार में होता था। ठीक है, सोरा का उत्पादन भी बिहार में होता था, जिससे बारूद, सोरा से ही क्या बनता है? बारूद बनता है। ये कहाँ होता था? बिहार में होता था। ठीक है, ऊनी जो वस्त्र है, ऊनी वस्त्र कहाँ होता था? कश्मीर में। कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऊनी वस्त्र भेड़ के इससे बनाया जाता है। ठीक है, उसके रोआं से बनाया जाता है, इसीलिए कश्मीर में लोग ज़्यादा भेड़ पालता है। ऊनी वस्त्र कहाँ से आता था? कश्मीर से। ठीक है, मुगल काल में सर्वाधिक जो सिक्के का ढलाई हुआ वो औरंगजेब के समय हुआ था। अन्ना सिक्का का प्रचलन, बहुत भी क्वेश्चन है। अन्ना सिक्का, सिक्का, अन्ना सिक्का का जो प्रचलन था वो शाहजहां के समय हुआ था। शाहजहां ही है ना? हाँ, शाहजहां के समय हुआ था। ठीक है, अन्ना सिक्का जैसे 4 आना 8 आना बोलते थे ना, वही अन्ना सिक्का है। 1 रुपया में 16 आना होता था। 1 रुपया में कितना होता था? 16 अन्ना होता था। 8 आना मतलब 50 पैसा, तो 1 रुपया में 16 आना होता था। तो अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने। नक्श और जब्ती, ठीक है, 2 तरह का जब्ती प्रणाली था, एक नक्श था, एक जब्ती था। तो नक्श जो था वो पश्चिम बंगाल की तरफ होता था। इसमें क्या होता था? खड़ी फसल के आधार पर उसका टैक्स निर्धारित किया जाता था। फसल बोआ गया, फसल बड़ा हो गया, उस फसल को देख के उसका टैक्स निर्धारित किया जाता था कि इसमें कितना टैक्स लगेगा। और जो जब्ती होता था, फसल सिर्फ आप खेत में बो दिए, उसके आधार पे आपका टैक्स का निर्धारण हो जाता था कि आपको कितना टैक्स देना है। ठीक है, सबसे जो बड़ा सिक्का था, सबसे बड़ा सिक्का था मुगलकालीन, सबसे बड़ा सिक्का
ये संखव था, संखव, संखव था। बीपीएससी में से बहुत क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? संखव था, ठीक है। और इलाही भी सोने का ही सिक्का था, इस सोना का ही सिक्का था। किसका सोना था? सोना का सिक्का था। संखव की स से संखव, स से सोना। सबसे बड़ा सिक्का संखव था, सोने का सिक्का था। इलाही भी सोने का ही सिक्का था। इलाही भी किसका सिक्का था? सोने का सिक्का था। मुगल कालीन जो सिक्के बने, एक तो चौकोर बने, एक गोलाकार बनाया। एक राम सीता वाले भी सिक्का पूछ देता है। राम सीता वाला सिक्का कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था, ठीक है। क्यों चलाया था? क्योंकि उसकी बीवी एक हिंदू परिवार से आती थी, तो राम सीता वाला सिक्का कौन चलाएगा? अकबर चलाएगा। इसको याद रखना है। ऐसा सिक्का जिसपे राम और सीता का चित्रण हो, कौन चलाएगा? अकबर चलाएगा, ठीक है। तो सिक्के दो तरह के होते थे, एक चौकोर होते थे, एक गोलाकार होते थे, ठीक है। जो संखप जो था वो 101 तोला का सिक्का था। 101 तोला का सिक्का था। 101 तोला का सिक्का था संखप, यानी सबसे बड़ा सिक्का कौन था? संखप था, ठीक है। रुपया जो होता था, रुपया का प्रचलन कौन किया था? शेरशाह सूरी, ठीक है। ये चांदी का सिक्का हुआ था, उस समय बताया था। क्या था? चांदी का सिक्का था। रुपया का क्या था? चांदी का सिक्का था। जलाली भी चांदी का ही सिक्का था, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब होता है किसी राजपाट को चलाने के लिए जो पैसा कौड़ी जो आता है। अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है पैसा कौड़ी से रिलेटेड, ठीक है। पैसा से रिलेटेड है। तो जो मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो चांदी के रुपये पे आधारित थी। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? वो भी यही क्वेश्चन है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? चांदी के रुपया पे, क्योंकि रुपया चांदी का सिक्का था। उसमें लेन देन के लिए ऐसे तो लोग पीतल का सिक्का का उपयोग करते थे, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो मूल ये कड़ी था चांदी का रुपया था। क्वेश्चन पूछता है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए लोग पीतल यानी तांबे का प्रयोग करते थे, ठीक है। दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम जो एक सिक्का का ही नाम था, क्या था? दाम क्या था? एक तांबा का सिक्का था, तांबा का सिक्का था। दैनिक लेन देन के लिए लोग इसी दाम का प्रयोग करते थे, ठीक है। 1 रुपये में 40 दाम आता था। एक चांदी का सिक्का में 40 को दाम आ जाता था, ठीक है। तो दैनिक लेन देन के लिए लोग दाम का प्रयोग करते थे, ठीक है। और जब अकबर इस समय को जब बताया था, पढ़ा रहे थे, तो बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। अकबर को मनसबदारी व्यवस्था के लिए ही जाना गया, ठीक है। अलग अलग मनसब देता था और उस मनसब से उसका पद यानी पोस्ट का पता चलता था, ठीक है। सब बीपीएससी में पूछता है, इसलिए नहीं बता रहा है, ठीक है। अब इसमें आता है मराठा। कितना मिनट का वीडियो हो गया? फ्रेश आ रहा है ना वीडियो? मुगल कालीन खत्म हो जाएगा, कल से मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। मराठा, ठीक है। मराठा एक साम्राज्य हुआ जो मुगल काल के ही समकालीन था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? 1556। पहला 21 अप्रैल 1556, ठीक है। तो मराठा इसके संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे, शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इससे भी यही टॉपिक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले, शहाजी भोसले, शहाजी भोसले। इनके पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिवाजी। पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी, पिता का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछ लेता है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव था। बहुत भी यही क्वेश्चन है, कोंडदेव। इनके गुरु का जितना लिखा है सब भी यही है। इनके गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव था। इनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ राजधानी थी, रायगढ़ राजधानी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी, पिता का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम
और उनके गुरु का नाम कौन थे? कोंडदेव। राजधानी कहाँ थी? राय रायगढ़। राजधानी कहाँ थी? राय रायगढ़। अब शिवाजी को राजा की उपाधि, एक क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। बहुत विवेक क्वेश्चन है। औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने दिया शिवाजी को राजा की उपाधि। एक अकबर द्वितीय को राजा की उपाधि, ठीक है। एक शिवाजी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। जब आगे पढ़ाएंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य उसमें बताएंगे। अभी शिवाजी को राजा की उपाधि कौन देगा? औरंगजेब देगा। बहुत विवेक क्वेश्चन है। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन देगा? औरंगजेब देगा, ठीक है। पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में। जो पढ़ा रहा है इस बुक में एनसीईआरटी वन लाइनर में वो सब टॉपिक याद कर लेना है, ठीक है। इसमें और भी और सब चीज़ दिया गया है, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान था। जिस तरह अकबर में 9 रत्न था और कृष्णदेव राय में कौन थे? कृष्णदेव राय हाँ, मेवाड़ के राजा मेवाड़ के राजा थे कृष्णदेव राय। तुमको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए थे, मेवाड़ की राजा हो गए कृष्णदेव राय। नहीं, विजयनगर साम्राज्य मेवाड़ के राजा राणा संगा। तो शिवाजी के दरबार में कौन थे? अष्टप्रधान थे। जिस तरह अकबर में 9 रत्न थे, 9 विद्वान लोग थे, उसी तरह शिवाजी में अष्टप्रधान थे। 8 प्रधान होता था शिवाजी में। वही लोग देख रेख के राजपाट का काज संभालता था, ठीक है। अपने अपने क्षेत्र के ये लोग भी विद्वान थे, ठीक है। तो पूछेगा अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? एक और नवरत्न रहते थे जो गुप्त साम्राज्य में जब पढ़ाए थे उसमें रहते थे। एक और नवरत्न जिसमें वरुचि वगैरह था, ठीक है। कालिदास वगैरह था, ठीक है। वो नवरत्न अलग है। और एक अकबर के दरबार में नवरत्न अष्टप्रधान। एक अष्ट दिग्गज भी पढ़ाए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे और तेलुगु भाषा को ज़्यादा महत्व दिए थे, ठीक है। तो याद होना चाहिए तुमको। याद कुछ नहीं है। बोले थे ना कि हर दिन पीछे वाला रिवीजन तुमको करना है। हर दिन जितना पढ़िए उसको फिर से हर दिन पढ़ना है। रोज का रोज तुम्हारा ये है, एक बार उसको रीडिंग देना है जितना तुम लिखिए कॉपी में। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी। नहीं समझ आता है तुमको जब बताते हैं तो कि हर दिन तुमको रीडिंग देना है। देते हैं तो याद कैसे? तुम देती है, झूठ बोल रही है तुम। पढ़ते हैं तो तुम जो लिखती है सिर्फ उसी दिन का उसमें ही ना पढ़ती है। बोले थे पीछे का हर दिन का तुमको पढ़ना है। एक बार रीडिंग हर दिन का देना है तुमको, जितना पीछे तुम पढ़ चुकी है। कोई याद नहीं रहेगा, फिर एग्जाम का समय मुंह बालेगी। फिर अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में अष्ट दरबार। शिवाजी का जो दरबारी भाषा था वो मराठी था। शिवाजी का दरबारी भाषा क्या था? मराठी। महाराष्ट्र में थे इसलिए इनका मराठी था। इनका राजधानी हो गया रायगढ़। शिवाजी की राजधानी भाषा क्या था? मराठी, ठीक है। महाराष्ट्र के थे। शिवाजी को जो तोप था, पूछता है किसने प्रदान किया था शिवाजी को तोप? अंग्रेजों ने प्रदान किया। अंग्रेजों ने। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? अंग्रेजों ने प्रदान किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है चौथ या सरदेशमुखी टैक्स। चौथ या सरदेशमुखी। सर वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? सरदेशमुखी टैक्स का नाम है, ठीक है। बहुत भी क्वेश्चन है। चौथ या सरदेशमुखी टैक्स का नाम है। ये किसका टैक्स है? मराठा साम्राज्य का टैक्स है। चौथ या सरदेशमुखी किसका टैक्स है? मराठा साम्राज्य का टैक्स है जो शिवाजी अपना लगाए थे, ठीक है। चौथ या सरदेशमुखी किसका टैक्स है? मराठा साम्राज्य। तो अभी बोलने में आशा लगा, फिर कल याद नहीं रहेगा तुमको ना रे। खाली सुन खाली बोलने आता है। चौथ या सरदेशमुखी जो टैक्स था वो किसका? मराठा साम्राज्य का टैक्स था। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पिताजी का नाम? माता का नाम? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? ठीक। तो किसने दिया? अंग्रेजों ने, ठीक है। चौथ या सरदेशमुखी जो टैक्स था वो मराठा साम्राज्य का टैक्स था। और मराठा साम्राज्य यही टैक्स के हिसाब से चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स था इसी पर अपना हुकूमत करता था।
ठीक है। इनके दरबार, इनका जो राजपाट चलाने का जो था वो टैक्स ही था, ठीक है। मराठा साम्राज्य किस पे चल रहा था? टैक्स पे ही चलता था। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? नाना साहेब। भी बहुत BBI क्वेश्चन है। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव, बाजीराव किस नाम से जाना जाएगा? नाना साहब। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। बता, मराठा युद्ध होता है, सलवाई की संधि सब होता है, तो अपना बुक में देख के याद कर लेना है, ठीक है। हर दिन का हर चीज़ याद होना चाहिए। चलो वीडियो ऑन करो।